हेलो स्टूडेंट्स, आज के आपके इस वीडियो में हम दुर्खिम की कुछ अवधारणाएं और सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। बीए थर्ड ईयर के सामाजिक विचारक का जो पेपर आप लोगों के चलता है उसका सिलेबस मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ बना के डाला है, आपने देखा होगा। तो आपके सिलेबस में दुर्खिम जो समाजशास्त्री हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो उसके पीडीएफ में और पिछले वीडियो में हमने दुर्खिम की जीवन चित्रण के बारे में, दुर्खिम की कुछ रचनाएं थी उनके बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम दुर्खिम की कुछ अवधारणाएं और सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में पढ़ पा रहे होंगे कि एलेक्स इंग्लिश का मत है कि कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम और वेबर समाजशास्त्र के संस्थापक पिता हैं। कॉम्ट समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हो कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना करी 1838 ईस्वी में, है ना। पहले भौतिक शास्त्र इसका नाम दिया गया था, फिर समाजशास्त्र किया। ये आप पढ़ चुके हो पिछली 2 क्लासेस में। तो कॉम्ट के समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र का नामकरण किया, ठीक है। किंतु दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने से मतलब कि समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक रूप था, जो कॉम्ट ने 1838 में दिया था, उस टाइम जो समाजशास्त्र था ये एक अलग से विषय नहीं था। जो बाकी कला विज्ञान के जो विषय हुआ करते थे, जैसे राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इन लोगों के साथ ही समाजशास्त्र के भी कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ पॉइंट जो थे वो पढ़ाए जाते थे। एक अलग से विषय नहीं था। तो वो अलग से विषय बनाने का जो श्रेय जाता है वो दुर्खिम को जाता है। समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाया और अनेक नवीन अवधारणाएं तथा सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्र को प्रौढ़ता प्रदान की। इसलिए ही समाजशास्त्र में दुर्खिम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खिम ने अनेक नवीन अवधारणाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्रीय जगत में अपने आप को प्रतिष्ठित ही नहीं किया, वरन समाजशास्त्र को भी अन्य विज्ञानों की तुलना में ऊंचा दर्जा प्रदान किया, ठीक है। अन्य विज्ञानों की तुलना में मतलब जैसे अन्य विज्ञान अपने आप में एक विषय थे, अपने आप में एक विज्ञान था जिनको पृथक रूप से पढ़ाया जाता था, वैसे ही समाजशास्त्र को भी एक पृथक विषय, एक पृथक विज्ञान बनाने का श्रेय जो है वो इनको दुर्खिम को जाता है। अब दुर्खिम ने कुछ अवधारणाएं दी, कुछ सिद्धांत दिए, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। पहले नंबर पे है पद्धति शास्त्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे है समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, ज्ञान का समाजशास्त्र, मूल्यों का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामाजिक एकता की अवधारणा, आदर्शहीनता की अवधारणा, अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा, प्रकार्यवाद की अवधारणा। ये कुछ दुर्खिम की जो मुख्य सिद्धांत और अवधारणाएं हैं वो हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में हैं और आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना है। अब पहले नंबर पे आता है पद्धति शास्त्र। वीडियो में आप पढ़ पा रहे हो, देख भी पा रहे हो
दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसकी एक विशिष्ट पद्धति हो, जिसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण हो और विशिष्ट मान्यताएं भी हो। विशिष्ट पद्धति हो, विशिष्ट दृष्टिकोण हो और विशिष्ट मान्यताओं से हो, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कई बार कि ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, ये क्या हैं? ये अपने आप में एक विषय थे कि जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम राजनीति की बात करते हैं कि ये सरकार है, ये सत्ता है, और जैसे आर्थिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं। वैसे ही दुर्खीम चाहते थे कि समाजशास्त्र भी अपने आप में एक विषय हो, जिसका एक अपना दृष्टिकोण हो। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसलिए सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को समाजशास्त्र में भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति को दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं प्राणी शास्त्र की व्याख्या से मुक्त कराया और कहा कि भौतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में भी विवेक, तर्क एवं प्रत्यक्ष घटनाओं की यथार्थता के आधार पर नियमों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो अलग विषय बनाना चाहते थे इसको, जैसे अभी मैंने बताया कि समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक रूप था उसमें ये अपने आप में एक विषय नहीं था। समाजशास्त्र अपने आप में एक विषय नहीं था, इसको अलग उन्हीं विषयों के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ, राजनीतिक शास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र के साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता था। तो दुर्खीम चाहते थे कि समाजशास्त्र अपने आप में एक अलग विषय हो, इसका अपना एक दृष्टिकोण हो। दृष्टिकोण मतलब किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया, इनकी अपनी एक मान्यताएं हों और ये अपने आप में एक अलग विषय हो। अध्ययन की एक ऐसी विधि का विकास करना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं को सामाजिक आधार पर समझने में सहायक हो। इस प्रकार वे समाजशास्त्र में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति के आवश्यक तत्व निरीक्षण, लेखन, प्रयोग, वर्गीकरण और सत्यापन आदि को अपनाने में पक्षधर थे। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वो कौन कौन से तर्क हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पे हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में चलता है आपके फर्स्ट पेपर में, तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि वो क्या तर्क हैं। तो ये तर्क हैं कि समाजशास्त्र में भी जैसे विज्ञानों में किसी भी घटना का या किसी भी वस्तु का जब अध्ययन किया जाता है तो उसका निरीक्षण किया जाता है, लेखन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वर्गीकरण होते हैं, सत्यापन होते हैं, जिनके आधार पे हम बोलते हैं कि भाई ये अपने आप में एक विज्ञान है। तो यही चीज़ें जो थी, यही जो तर्क थे, ये समाजशास्त्र में अपनाने पे जोर दिया। वो इसके पक्षधर थे कि ये भी अपने आप में एक विज्ञान है। जो समाजशास्त्र जो विज्ञान है ये समाज का अध्ययन करता है और समाज की घटनाओं का सामाजिक आधारों पे अध्ययन करता है। उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत विषय वस्तु का भी निर्धारण किया और कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का भी उल्लेख किया और कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखना जाना चाहिए। इस प्रकार दुर्खीम की सामाजिक अध्ययन पद्धति सामाजिक विज्ञानों की पद्धति का अनुसरण करती है। यह वैश्विकता और वैज्ञानिकता को समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का केंद्रीय तत्व मानना है। दुर्खीम ने अपनी पद्धति शास्त्र का विकास करके यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक जीवन का
व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए एक पृथक विज्ञान का विकास किया जा सकता है। एक ऐसा विज्ञान जो मनोविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों से पृथक होते हुए भी इन विज्ञानों की अध्ययन पद्धति का प्रयोग कर सकता हो, साथ ही विज्ञान की अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट विषय वस्तु हो सकती है, और यह विषय वस्तु है सामाजिक तथ्य और सामाजिक घटनाएं, जो कि किसी एक व्यक्ति की नहीं वरन सामूहिक चेतना की उपज है। ठीक है, जैसे समाजशास्त्र में मुख्य जो विषय वस्तु है वो क्या है? समाज है। और समाज में क्या है? सामाजिक तथ्य हैं और सामाजिक घटनाएं हैं, जिनका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट जो अवधारणा थी, जो सिद्धांत दिया, वो था समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। दुर्खिम श्रम विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। श्रम विभाजन की गतिशीलता के आधार पर ही मानव की सभ्यता और विकास को समझा जा सकता है। प्रारंभ में श्रम विभाजन लिंग भेद, स्त्री और पुरुष के भेद तथा आयु भेद, जैसे बालक है, कोई युवा है, वृद्ध है, के आधार पर रहा होगा। ये एक अनुमान है। अभी जैसे श्रम विभाजन है, अभी कोई श्रम विभाजन में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके आधार पे हम ये कहते हों कि नहीं ये काम तो सिर्फ पुरुष ही करेगा, स्त्री इसमें नहीं आ सकती। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा रहा होगा। कुछ काम ऐसे समाज में रहे होंगे जो सिर्फ पुरुषों के लिए बने हों, और कुछ ऐसे रहे होंगे जो सिर्फ महिलाओं के लिए बने हों। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों का भी उल्लेख किया और कहा कि जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा मानवीय आवश्यकताओं की विभिन्नता और वृद्धि में श्रम विभाजन को जन्म दिया। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे एक ही क्षेत्र में मान लो एक छोटा सा कोई ज़मीन है, ज़मीन का हिस्सा है जिसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, जबकि काम उस हिस्से पे 2 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी है कि वो 50 लोग उसी ज़मीन के हिस्से में लगे हुए हैं। तो जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा मानवीय आवश्यकताओं की विभिन्नता, जब जनसंख्या बढ़ी, उसके आकार और घनत्व में वृद्धि हुई, तो समाज में नई ज़रूरतें थी, नई आवश्यकताएं थी, वो पैदा हुई। उनकी पूर्ति के लिए श्रम विभाजन ही एक रास्ता था। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार जनसंख्या के आकार में तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि में श्रम विभाजन को उत्पन्न किया। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकारों, परिणामों एवं प्रभावों का भी उल्लेख किया। ये उन्होंने जो अपनी किताब लिखी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें उन्होंने श्रम विभाजन के बारे में बात की। श्रम विभाजन का प्रारंभिक रूप क्या रहा होगा, फिर श्रम विभाजन के क्या कारण रहे होंगे, उसके क्या परिणाम रहे, क्या प्रकार रहे, क्या प्रभाव रहे, इन सब की बात उन्होंने अपनी पुस्तक में करी और कहा कि श्रम विभाजन ही समाज में नवीन वर्गों को जन्म देता है, उनमें पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है और इस प्रकार समाज में एकता उत्पन्न करता है। श्रम विभाजन ही विशेषीकरण को भी जन्म देता है, जिसमें समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ जाती हैं, व्यक्तिवाद का जन्म होता है। प्राचीन समय में जब श्रम विभाजन लिंग भेद और आयु भेद के आधार पर था, तब समाज सरल व छोटे थे। उस समय समाज में जिस प्रकार की एकता थी उसे यांत्रिक एकता का नाम दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण आधुनिक समाजों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है उसे दुर्खिम शारीरिक एकता कहते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या का सिद्धांत।
आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खीम ने, आप वीडियो में एकदम साफ पढ़ पा रहे होंगे, आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खीम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या, जो कि 1897 में पब्लिश हुई, लिखी में किया। दुर्खीम से पूर्व आत्महत्या को एक व्यक्तिगत क्रिया माना जाता था और संख्या के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती थी। आत्महत्या के लिए शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, गरीबी, प्रेम में निराशा, वंशानुगत दोष आदि को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। दुर्खीम ने इस बात का खंडन किया और कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, यह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है। आत्महत्या के लिए स्वयं समाज को ही उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की व्याख्या समाज शास्त्रीय आधार पे की जानी चाहिए। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे विवश होकर ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। जब सामूहिक जीवन में एकता का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसी अवस्था में ही वह अपने को समाप्त करने की सोचता है। जब समूह की परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं, जिसके कारण वह अपने को अकेला, दुखी और चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करता है, उसका सामाजिक जीवन प्राय नष्ट हो जाता है, व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इस प्रकार से जीने से तो मरना अच्छा है। अतः दुखों से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या का सहारा लेता है। दुर्खीम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए लिखा है, आत्महत्या का शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं की ओर संकेत करता है जो स्वयं उस व्यक्ति को वांछित अवांछित कार्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष फल होता है, जिनके परिणाम को वह जानता है। आत्महत्या हम आजकल भी देख रहे हैं कि समाज में आत्महत्या के जो कारण हैं, आत्महत्या करने का जो आंकड़ा है वो बहुत बढ़ गया है। तो पहले दुर्खीम के इस आत्महत्या के सिद्धांत के देने से पहले समाज में आत्महत्या को एक व्यक्तिगत कारण माना जाता था कि ठीक है, व्यक्ति को कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम थी, कोई मानसिक बीमारी थी, कोई वंशानुगत दोष था, जिसकी वजह से इंसान ने आत्महत्या कर ली। परंतु दुर्खीम का जो मत था, दुर्खीम का जो दृष्टिकोण था, विचार था, वो इससे बिल्कुल अलग था और उन्होंने अपने विचार पे ये कहा कि आत्महत्या जो है वो एक व्यक्तिगत कारण नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है। समाज में ऐसी घटनाएं या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति इतना विवश हो जाता है कि वो खुद को समाप्त करने की सोचता है। तो दुर्खीम ने किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या के कारणों को व्यक्तिगत ना मान के सामाजिक माना है। आगे हम आत्महत्या का एक दुर्खीम के इसके पूरा वो है कि आत्महत्या के क्या क्या कारण हैं, कि कौन कौन से प्रकार हैं, ये हम आत्महत्या के का जो फुल जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में हम इस सिद्धांत के बारे में डिटेल से बात की होंगी। आज के इस वीडियो में अभी ये 4-5 जो अवधारणाएं सिद्धांत मैंने बताए, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।